आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को इंडियन नेवी डे के मौके पर बहरिया के जवानों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी बहरिया के एहलकार कुदरती आफात जैसे बहरानी हालात को कम करने में हमेशा पेश रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, बहरिया का दिन मुबारक हो। हमें हिंदुस्तानी बहरिया की मिसाली शराकत पर फ़ख्र है। हमारी बहरिया अपनी पेशा वराना महारत और शानदार हौसले की वजह से काबिल एहतराम है। हमारी बहरिया के एहलकार कुदरती आफात जैसे बहरानी हालात को कम करने में हमेशा पेश रहते हैं। वज़ीर आज़म ने 26 नवंबर 2017 को नशर होने वाले अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम की मन की बात की 38वीं किस्त के इख्तिसाबात भी शेयर किए। उन्होंने साल 800 से 900 साल पुराने चवल ख़ानदान की अमीर बहरिया और उसमें ख़वातीन की शिरकत का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बहरिया की सलाहियत को कौन भूल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब दरियाओं के किनारे पर तैयार किया गया है, चाहे वो सिंध हो, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो। हमारे दरियाओं और समंदरों दोनों मकासद के लिए इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। ये सारी दुनिया के लिए हमारे दरवाजे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे मुल्क के समंदरों के साथ अलामती रिश्ता है। जब हम 800-900 साल पहले की तारीख़ में वापस चौला राजवंश के वक्त के दौरान नज़र डालते हैं तो चौला बहरिया के सबसे ताकतवर बहरिए में सबसे एक समझा जाता था। चौला सल्तनत की तोसी में इसकी बहरिया का बड़ा हिस्सा था, जो से अपने वक्त के इक़्तिसादी सुपर पावर बनाती थी। चवल नेवी की मुहिम की बहुत सी मिसालें आज भी संगम में अदब में दस्तयाब हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया की बेशतर बहरिया अफवाज ने तवील अरसे के बाद ख़वातीन को जंगी जहाज़ों पर जाने की इजाज़त दी, लेकिन 800 से 900 साल पुराने चौला नेवी में वो भी 800-900 साल पहले ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने अहम किरदार अदा किया था। यहाँ तक कि ख़वातीन लड़ाई में भी शामिल थीं। चवल हुक्मरानों को जहाज़ और जहाज़ साजी के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा की भरपाई ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात की जल्द समाअत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सालिसी के जरिए मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस रमना ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ शहर हैदराबाद के नोवाटेल होटल में बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बेशतर मामलात अदालतों में आने से पहले सालिसी के जरिए हल किए जा सकते हैं। जस्टिस रमना ने जोर देते हुए कहा कि अदालत में आना आखिरी रास्ता होना चाहिए, इसके बजाय मसाइल को मुशावरत से हल किया जा सकता है। असासों की तकसीम खानदान के अफराद के जरिए खुश असलूबी से तय की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अदालतों में बरसों से कई मामला चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ के क़याम के लिए बेहतरीन और मौजूद मुकाम है। इस मरकज़ में ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात का जल्द अज जल्द हल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि सनतों में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी अहम होती है। उन्होंने कहा कि कई बरस अदालती कश्मकश में ज़ाय किए जाते हैं, उसके बजाय मसालहत का रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सालिसी मरकज़ के क़याम में मदद की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि मसाइल रोज़ आते रहते हैं, मसाइल के बगैर कोई इंसान नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सालिसी मराकिज़ पेरिस, सिंगापुर, लंदन और हांगकांग में हैं। हैदराबाद में उस मरकज़ का क़याम बहुत खुशी की बात है। हैदराबाद में इस सेंटर के क़याम की कई वजूहत हैं, क्योंकि तरक्की पजीर शहरों में हैदराबाद सरकर्दा मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि फार्मा कंपनियों और IT कंपनियों का ताउन भी इस खुसूस में बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सालिसी मरकज़ के क़याम में तेलंगाना हाई कोर्ट की साबिक़ चीफ जस्टिस व सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जज जस्टिस हेमा कोहली के ताउन को नाकाबिल फरामोश करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद में बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ के क़याम पर उन्हें मसरत हो रही है। हैदराबाद सालिसी मरकज़ के लिए एक मिसाली जगह है। उन्होंने कहा कि सालिसी मरकज़ के क़याम के लिए 25,000 मुरब्बा गज़ अराज़ी अलाट की गई है और पप्पुलगुड़ा में जल्द ही एक मुस्तकिल इमारत की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का वसीतर मुशावरत के ज़रिए बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल मुमकिन है। Such a center in the country, we should be happy that it is coming up now and in Hyderabad. Hyderabad is a very appropriate choice given its thriving IT and industrial sectors and best quality supporting infrastructure like airport and hotels. And our central location and excellent connectivity with the rest of the country and the world, Hyderabad has emerged as a global city in the recent past. The presence of several global Fortune 500 companies in Hyderabad is the testimony to it. Hyderabad is a multicultural, multilingual city for centuries. Further, with its moderate climate, Hyderabad is the best option to locate the center. I once again thank the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, for selecting Hyderabad to locate the International Arbitration and Mediation Center. I am aware that sometimes, due to various reasons beyond control, companies do end up facing contractual disputes and other forms of litigation with their suppliers, customers, or partners. Sometimes even the central and state governments become a party to such litigations. Practical experience of last so many decades show that due to a variety of structural reasons, including insufficient number of courts and judges, the litigation gets prolonged and adversely affect the functioning and balance sheets of the affected companies. The alternate dispute resolution mechanism that the proposed arbitration and mediation center provides would be of tremendous value to the industries and business in India. Due to absence of such facility hitherto in our country, I am aware that many companies have to face enormous challenges in getting their disputes resolved in courts. For conflicts are many. Misunderstanding, ego issues, trust and greed can lead to conflicts. Ultimately, small difference of opinions can lead to a big conflict. And even a big conflict can be resolved with some effort in understanding one another. If conflicts arise in our personal life, they can be resolved by avoiding the people you don't like, or you can choose to personal sacrifice of some property or money to get mental peace by satisfying the other person's ego. Sometimes you may choose the path of silence or even develop a philosophical attitude to some issues. Every day in our lives, we face conflicts, be it between family members or in our business or in professional life. Can any person imagine a world without conflict? A prudent person tries to find ways to resolve the same amicably. Conflicts have a human face, and it helps to be a human in our approach to resolve the same. One must have the foresight to look behind the conflict. But in a business, we cannot lose money, honor, or your reputation. You cannot sacrifice the interests of business or industry. In such a situation, also, you can think of an easy way of settling disputes without wasting much time.
मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रोशैया 88 साल की उम्र में चल बसे। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील और हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने हफ्ते की सुबह अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी लाश को अमीरपेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया। रोशैया 4 जुलाई 1933 को गुंटूर जिले के वेमूर में पैदा हुए थे। वो किसान रहनुमा इंजिरंगा के शागिर्द थे। रोशैया तवील अरसे तक कांग्रेस पार्टी में रहे। वो पहली बार 1968 में कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए थे। उन्हें बिलतरतीब 1968 से 1974 और 80 में काउंसिल की नुमाइंदगी की। रोशैया मर्री चन्नारेड्डी हुकूमत में पहली मरतबे वजीर बनाए गए थे। उन्होंने चन्नारेड्डी हुकूमत में वजीर इमारत और शवारे और ट्रांसपोर्ट के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। के रोशैया ने तवील अरसे तक वजीर खजाना की हैसियत से भी काम किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने कई अहम कलमदान संभाले। उनको 16 मरतबे रियासती बजट पेश करने का एजाज़ हासिल है। 2009 में राजशेखर रेड्डी की अचानक मौत के बाद रोशैया मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के 15वें वजीर आला बनाए गए थे। उन्होंने 3 सितंबर 2009 से 25 जून 2011 तक बतौर वजीर आला खिदमत अंजाम दी। बाद में वो 5 साल तक तमिलनाडु के गवर्नर भी रहे। रोशैया ने 31 अगस्त 2011 को तमिलनाडु के 31वें गवर्नर का ओहदा संभाला। वो 30 अगस्त 2016 तक इस ओहदे पर फायद रहे। उनकी मौत पर कई मशहूर शख्सियतों ने उनको खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर आला और गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया की खिदमत पर मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि नहायत ही मिलनसार शख्स थे और ये कई एक ओहदों पर फायज रहते हुए बेहतर खिदमत अंजाम दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद और रंगारेड्डी को हिदायत दी कि कल दोपहर 1 बजे उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करें और रियासत भर में सरकारी सतह पर के रोशैया की मौत का गम 3 दिन मनाया जाए। वजीर फाइनेंस और सैयद हरीश राव ने साबिक वजीर आला और गवर्नर के रोशैया की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए के रोशैया की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बताया कि के रोशैया ने उनसे 2006 में असम्बली में उनकी की गई तकरीर की सिताइश करते हुए कहा था कि इसी तरह सियासत में जदोजहद करते रहेंगे तो मुस्तक़बिल में वो बेहतरीन सियासतदान बन सकते हैं। हरीश राव ने बताया कि के रोशैया काउंसिल हो या असम्बली या फाइनेंस मिनिस्टर हो या वजीर दाखिला या वजीर बरकी या चीफ मिनिस्टर, बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनकी मौत से दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम का नुकसान हुआ है। దేశ చరిత్రలోనే 15 సార్లు ఒక రాష్ట్ర శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రత్యేకత రోషయ్య గారికి దక్కుతుంది. రాష్ట్రంలో వారు చేయని పదవి లేదు, పొందని గౌరవం లేదు. అందరు ముఖ్యమంత్రుల చేత కూడా వారు పనిచేసిన అందరు ముఖ్యమంత్రుల చేత కూడా మెప్పు పొంది శభాష్ అనిపించుకున్నటువంటి నాయకుడు. ప్రతిపక్షాలను సైతం కూడా ఒప్పించగలిగి మెప్పించగలిగేటువంటి నేర్పరితనం, చక్కటి మాటలతో అందరినీ కూడా కన్విన్స్ చేసేవారు. వారు శాసన మండలి సభ్యుడిగా, శాసనసభ్యుడిగా, లోక్సభలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, తమిళనాడు గవర్నర్గా, అనేక శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేసిన అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఇవాళ స్వపక్షంలోనే కాదు విపక్షంలో కూడా తనకంటూ మిత్రులను, అభిమానులను సంపాదించుకున్నటువంటి అరుదైన నాయకుల్లో ఒకరు గౌరవనీయులు రోషయ్య గారు. 2004లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి కేబినెట్లో నేను పనిచేసే క్రమంలో ఆ రోజు శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా, ఆర్థిక మంత్రిగా రోషయ్య గారు ఉండేవారు. మొట్టమొదటిసారిగా నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడి కూర్చోగానే వెనక్కి చూసి నన్ను దగ్గరికి పిలుచుకున్నారు. 2004లో
చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పావు, తప్పకుండా నీకు భవిష్యత్తు ఉంది అని నన్ను దగ్గరికి పిలిచి భుజం తట్టి ఆ రోజుల్లో ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి. సో అట్లా వారితో అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వారితో పాటు కలిసి మంత్రిగా పనిచేసే సమయంలోనైనా ఉద్యమ సమయంలోనైనా వారితో అనేక సందర్భాల్లో కలిసే అవకాశం, వారితో మాట్లాడే అవకాశం దొరికేది. ముఖ్యంగా వారి హయాంలోనే, వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే మరి తెలంగాణ मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नर तमिलनाडु के रोशिया की खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि उनकी मौत की इत्तला से उन्हें काफ़ी सदमा पहुंचा। किशन रेड्डी ने कहा कि रोशिया के अफराद ख़ानदान से मैं दिली हमदर्दी और ताज़ियत करता हूँ। उन्होंने बताया कि गम में वो उनके बराबर के शरीक हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि रोशिया ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की सियासत में 40 साल तक बरकरार रहते हुए कई एक ओहदों पर फायज रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर एक के साथ मिलनसारी के साथ रहते थे। किशन रेड्डी ने बताया उन्होंने के रोशिया से कई मरतबे कई उमूर पर तबादले ख्याल किया था। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने साबिक वजीर आला रोशैया की मौत पर गम का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कहा, मैं रोशैया की मौत की खबर से बहुत गमज़दा हूँ। उन्होंने कहा कि अपने तवील सियासी कैरियर में कई ओहदों पर फायज रहने वाले रोशैया की मौत दोनों तेलुगु रियासतों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा, मैं उनके खानदान के साथ अपनी गहरी ताज़ियत पेश करता हूँ। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने उन 4 हकीकी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया और यादगारी तमगे और नजराने पेश किए जिन्होंने तिरुचानूर के करीब हालिया सैलाब में 30 लोगों की जानें बचाईं। उन्होंने दूसरे दिन के दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुम्मा को पीडीपीटा में सैलाब से मुतासिर इलाकों के दौरे के दौरान उन्हें ये यादगारी तोहफे पेश किए। 4 हीरोज तिरुचनार कांस्टेबल MVS प्रसाद और 3 शहरी हैं जिनमें श्रीनिवासलू रेड्डियप्पा और मधु शामिल हैं, जिन्होंने तिरुचनानूर और पेडियापेटा इलाके के दरमियान वाक़ रामकृष्ण रेड्डी नगर से 30 लोगों को बचाने में कांस्टेबल की मदद की। चीफ मिनिस्टर ने चंद्रागिरी के MLA शिव रेड्डी, भास्कर रेड्डी, अर्बन SP वेंकटा अपालू नायडू और दीगर की मौजूदगी में उनकी बहादुरी पर उनको शाबाशी दी और उन्हें यादगार तोहफे पेश किए। सैलाब से बचाए गए लोगों में बहुत सारे लोगों ने उस मौके पर मौजूद रहते हुए कांस्टेबल और दीगर तीनों लोगों की बड़ी हिम्मत अफजाई की। खलीज बंगाल में बनने वाले समंदरी तूफान जवाद को लेकर आंध्र प्रदेश उड़ीसा में खुसूसी चौकसी बरती जा रही है। समंदरी तूफान की वजह से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत कई मुल्हिका रियासतों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब ने इस तूफान को जवाद का नाम दिया है। तूफान जवाद के पेश नज़र आंध्र प्रदेश के 3 अजला में 11 NDRF, 5 SDRF, 6 कोस्ट गार्ड और 10 मेरीन पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के नशीबी इलाकों से 54,000 लोगों को निकाला गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा कि समंदरी तूफान जवाद का मरकज़ विशाखापट्टनम से 230 किलोमीटर जुनूब मशरिक में, गोपालपुर से 340 किलोमीटर जुनूब मशरिक में, पूरी से 410 किलोमीटर जुनूब मगरिब में और पारदीप से 490 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में 46 टीमें तैनात की गई हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा के मुताबिक जवाद शुमाली आंध्रा के ऊपरी खलीज बंगाल के मगरबी वस्ती इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट पुआड़ा अजय कुमार बरखी गाड़ियों के फरोख्त पर हफ्ते को गोवा में मुनक्किद होने वाली आला सतही वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मरकजी वजारत भारी सनत के ज़ेर एहतमाम होने वाली मीटिंग में ट्रांसपोर्ट के वज़रा, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, सीनियर हुकाम और सनत के नुमाइंदे हिस्सा लिए। मरकजी भारी सनत के वजीर महेंद्र नाथ पांडे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के CEO अमिताभ कांत और हेवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी अरुण गोविल
मॉड्यूल मीटिंग से खिताब किया, जबकि रियासती ई मोबालिटी पर प्रेजेंटेशन दी गई। वजीर अजय ने मीडिया को फ़ोन पर मीटिंग की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही रियासत में बरकी गाड़ियों EV से मुतालिक एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है और 2020 से 30 की मुद्दत के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों की निकाब कुशाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नई पॉलिसियाँ तैयार करेगी और जदीद पॉलिसियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और इस्तेमाल के लिए मराहत फराहम करेगी। Very useful for the future to convert into e-mobility. I come from a state which is the youngest state possibly today in India. Telangana has been formed 7.5 years ago, but I proudly say that our Honorable Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao owns an electric vehicle on his own Kia for his own usage. And also, I am proud to say that we have launched EV policy along with our young and dynamic leader for the Ministry of Industries and ITs, K. Rao from myself, launched the policy of EV policy 2020-30. Unlike other states, we took this policy for 10 years and we have launched the policy with a lot of SOPs and exemptions in registration fee and in MVTax registration fee. First come, first serve is the policy, and we have extended it for almost 2 lakh two-wheelers, then 20,000 three-wheelers, 5,000 each commercial and domestic four-wheelers, and 500 electric buses to be registered free of registration fee and free motor vehicle tax. And at the same time, we have also included several. कभी कभी इंसान बड़ी से बड़ी बात को भी बर्दाश्त कर जाता है और कभी छोटी छोटी बातें उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती हैं। कभी लोग समझते हैं कि किसी शख्स को गाली गलौज करें या मारे भी तो वो सह जाएगा, उसे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा वही अमल किसी की जान भी ले सकता है। ऐसे ही एक वाक़े में जो सूर्यापेट ज़िले के निरडोई में पेश आया, एक शख्स ने बेइज्जती महसूस करते हुए खुदकशी कर ली। वाक़े के बमूजिब 50 साला डी ओबैया अपने मवेशी चराने के लिए ले गया। इत्तेफाक से मवेशी बुज्जी नामी खातून के खेत में दाखिल हो गए और धान की फसल में से कुछ हिस्सा खा लिया। मवेशियों की खेत में दाखिल होकर फसल खाने पर बुज्जी नामी खातून गुस्से में आ गई और उसने ओबैया को गाली गलौज किया और उसे चप्पल से मार दिया। खातून के इस गाली गलौज और चप्पल से पीटने पर ओबैया दिल बर्दाश्त हो गया। उसने घर आकर कीड़े मार दवा पी ली। उसे इलाज के लिए खम्मम के अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां पर ओबैया दौरान इलाज आज इंतकाल कर गया। शेर पेद्दापल्ली जिले के मंथनी मंडल के गांव अड़वी सुमनपल्ली में घूम रहा है। महकमे जंगलात के एहलकारों ने गांव वालों को खबरदार किया और उन्हें घर के अंदर रहने और रात के वक्त बाहर न जाने को कहा। भोपालपल्ली के कोयूरू जंगलाती इलाके से मंथनी मंडल के अड़वी सुमनपल्ली तक शेर की नकलो हरकत देखी गई। गाँव वालों को अड़वी सुमनपल्ली, वेंकटापुर, अरिंडा, खानापुर, कंसाईपेटा गांव वालों को अलर्ट वार्निंग जारी कर दी गई है। हुकाम ने शेरकियों की नकलो हरकत के पेश नज़र मवेशी मालिकान को भी खबरदार किया। उन्होंने यह भी खबरदार किया कि शेरों को मारने के लिए ज़रई खेतों में बिजली की बाड़ न लगाई जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से रियासत के 3 मुमताज़ सहाफ़ियों के नाम से मौसूम अवार्ड्स के लिए सीनियर सहाफ़ियों के नामों को खतियत दी गई है। फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड जनाब शौकत अली खान, सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद। अनवर अदीब अवार्ड जनाब ताहिर रोमानी, सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद। और तबस्सुम फरीद अवार्ड जनाब सैयद मुनीर, सीनियर सहाफ़ी ज़हीराबाद को देने का फैसला किया गया है। अवार्ड्स 10,000 रुपये नकद, यादगार मेमेंटो, तौसीफ़नामा, शाल और गुलदस्ते पर मुश्तमिल है। अवार्ड हर साल फेडरेशन की जानिब से दिए जाते हैं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का इजलास जनाब MM हाजी सदर फेडरेशन की निगरानी ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुआ। जनाब सैयद गौस महिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश की। अवार्ड तकरीब 10 दिसंबर बरोज़ जुमा को शाम 6 बजे उर्दू मस्कन हॉल रूबरू चौमोहिल्ला पैलेस खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद होगी।
हफ्ते की सुबह कीसरा के करीब आउटर रिंग रोड पर एक कार एक स्टेशनरी लारी से टकरा गई और दोनों गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है क्योंकि कार और लारी के ड्राइवर हादसे के फौरी बाद गाड़ियों से कूद गए। इत्तला मिलने पर फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर मयूर जो डमाटीगुड़ा का साकिन था, नशे की हालत में था जब ये वाक़ा पेश आया। इसकी तफ्तीश जारी है और ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। एक मुस्तनद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर टास्क फोर्स नार्थ टीम ने एक जाली सरकारी नौकरियां दिलाने के रैकेट का पर्दाफाश करके बशमूल एक खातून 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के बमूजिब ये तीनों बेरोजगारों से पंचायत राज डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट और रिकॉर्ड असिस्टेंट की सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें ले चुके थे। उसके बाद उन्होंने इन लोगों को जाली मुलाजिमत के अहकामात भी सौंपे थे। ए राजकुमार इस रैकेट का अहम सरगना है जो पंचायत राज डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। उसका साथ ए वीरामणि और सी पांडु ने दिया। इन तीनों ने 25 बेरोजगारों से 1 करोड़ 27 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 नकली आर्डर्स की कापियां, 3 सेलफोन और 8,85,000 रुपए जब्त किए। मजीद कार्रवाई जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तीसरे मामले की तस्दीक की गई है। यह मामला गुजरात के जामनगर से रिपोर्ट हुआ है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के जामनगर में जिम्बाब्वे से लौटने वाला शख्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है। मुतासिरा शख्स 2 रोज़ कबल जिम्बाब्वे से गुजरात लौटा था और एयरपोर्ट पर जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद मरीज का नमूना जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। अब इसकी रिपोर्ट से वाज़ेह हो चुका है कि उस शख्स में ओमिक्रॉन मौजूद है। गुजरात के महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेनक अग्रवाल ने कहा, जामनगर में एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। हमने उसे आइसोलेट कर दिया है और उसकी निगरानी की जा रही है और जहाँ रिहाइश पजीर है वहाँ एक मुख्तसर कंटेनमेंट जोन भी तैयार कर दिया गया है। इलाके में मौजूद लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73.63 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। उसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 126 करोड़ 53 लाख से तजावुज़ कर गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने हफ्ते को यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73,63,706 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 126 करोड़ 53,44,975 अफराद को कोविड वैक्सीन लगा दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकत खेज कोविड-19 के 8,603 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उस वक्त मुल्क में 99,974 कोविड मरीज ज़ेर इलाज हैं। ये मुतासरा केसेस का 0.29% है। यूमिया केसेस की शरह 0.69% है। आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,190 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं और अब ये तादाद बढ़कर 3,40,53,856 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाब हुई की शरह 98.35% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कुल 12,52,596 कोविड टेस्ट किए गए और अब तक कुल 64,60,26,786 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।